शादी की पहली रात को अपनी बीवी का घूंघट उठाने के लिए मैं आगे बढ़ा तो वह दर्द से चिल्लाने लगी और बोली, मेरे पेट में बहुत जोर का दर्द हो रहा है। मैं उसे अस्पताल लेकर पहुंचा तो उसने एक बच्चे को जन्म दे दिया। मैं तो सोचते ही रह गया था और बीवी से बोला, मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। तो वह मेरे पैरों में गिरकर बोली, मुझे सिर्फ 1 हफ्ते का समय दे दो, नहीं तो मैं बदनाम हो जाऊंगी। मैं मान गया तो वह बोली, आप कभी भी इस बच्चे का चेहरा नहीं देखेंगी, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। मुझे उस बच्चे में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए इस बात के लिए मैं राजी हो गया और उस बच्चे को घर ले आया। मगर उस बच्चे के आने से मुझे अपने कारोबार में बहुत मुनाफा होने लगा था। मेरे मन में ईर्ष्या पैदा हो गई और मैं सोचने लगा, जरा उस बच्चे का चेहरा तो देखूं। मगर बीवी उसके चेहरे को हमेशा ढककर रखती थी। एक दिन मौका पाकर यूं ही उसके चेहरे से कपड़ा हटाया तो मेरे पैरों तले से जमीन ही निकल गई, क्योंकि वह तो बच्चा तो। आज मेरे छोटे भाई की शादी थी। वह बहुत ही खुश लग रहा था। मेरे दिल में भी शादी का ख्याल आया, क्यों ना मैं भी अपना घर बसा लूं, क्योंकि मैं अच्छा खासा कमाता था, जबकि मेरा छोटा भाई तो मेरे पास ही काम करता था और उम्र में मुझसे 10 साल छोटा था। मैंने अगले ही दिन माँ से बात की और बोला, माँ मेरी भी शादी करा दो, 36 साल का तो हो चुका हूँ, यूं ही उम्र बीत जाएगी तो हाथ मलता रह जाऊँगा। माँ ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी और बोली, आकाश, तुम्हारे मन में शादी का विचार कहाँ से आया, और अभी जल्दी भी किस बात की है? अभी तो राहुल की शादी है। अभी इस शादी में बहुत ज़्यादा खर्चा हुआ है। ऐसे में तुरंत दूसरी शादी कैसे मुमकिन हो सकती है? मेरे चेहरे पर चिंता की लकीर साफ झलक रही थी। मैं बोला, राहुल से बड़ा मैं था। रीति रिवाज के मुताबिक आप मेरी शादी पहले करती, लेकिन आपने मेरे बारे में नहीं सोचा। अब मैं अपना फिक्र नहीं करूँगा तो पड़ोसी मेरी फिक्र करेंगे। माँ के चेहरे पर हर वक्त मुस्कुराहट ही झलकती रहती थी। अब भी वह मुस्कुराकर बोली, क्यों फिक्र करता है मेरे बच्चे? तुम देखना, मैं तुम्हारे लिए बहुत जल्दी कोई अच्छी सी लड़की ढूंढ निकाल दूंगी। राहुल की शादी तो मैंने इसलिए की है क्योंकि वह ठीक से कोई काम धंधा नहीं करता। बीवी आएगी तो सिर पर जिम्मेदारी आ जाएगी। मैंने सिर हिला दिया तो माँ उठकर मेरे लिए 1 गिलास पानी और 2 गोलियां ले आई थी। वह बोली, यह खा लो। मैंने चेहरा बिगड़ते हुए कहा, माँ आप हर रोज़ मुझे यह कड़वी गोलियां क्यों खिलाती हो? तो माँ बोली, आकाश, तुम तो यह गोलियां बचपन से खा रहे हो ना, क्योंकि तुम्हें गुर्दे की तकलीफ है ना। डॉक्टर ने कहा है कि जरा सी लापरवाही से बना बनाया इलाज बिगड़ जाएगा। फिर सोचो तो तुम्हारी शादी कैसे करूँगी? मैंने हंसकर वह दवाई खाई और अपने काम पर आ गया। राहुल की बीवी बहुत ही अच्छी लड़की थी, मेरी बहुत ही इज्जत करती थी। मुझे भैया भैया कहते नहीं थकती थी। जब राहुल बाहर से आता था तो वह गुलाब की तरह खिल जाती थी। मेरी भी दिल चाहता था कि मेरी भी बीवी हो, मेरे लिए अलग अलग तरह का खाना बनाए, मेरे घर आते ही खुश हो जाए। लेकिन माँ इस तरह से मेरी शादी की बात को टाल रही थी कि मैं भी अभी 10 साल का ही हुआ हूँ। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि माँ मेरी शादी इसलिए नहीं कर रही क्योंकि मैं बिजनेस में जो मुनाफा कमाता हूँ वह पूरा माँ के हाथ में ही लाकर देता था। उनको यह डर था कि बीवी आ जाएगी तो मेरा बेटा बदल जाएगा। मैंने माँ से कई बार शादी के बारे में कहा तो वह आखिर मजबूर हो गई और मेरे लिए लड़की ढूंढने लगी। बहुत लड़कियां देखने के बाद माँ को स्वरा नाम की लड़की पसंद आ गई थी। माँ ने मुझे उसकी तस्वीर दिखाई तो मैं खुद से उछल ही पड़ा था। वह इतनी हसीन थी कि कोई जवाब ही नहीं था। मैंने माँ को हाँ कहा तो मेरी शादी की तैयारी भी शुरू हो चुकी थी। सोच सोच कर ही दिल खुश हो जाता था कि स्वरा मेरी बीवी बनकर इस घर में चले आएगी, मेरा ख्याल रखेगी। शादी का दिन आ गया तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। राहुल मुझे कहता था कि भैया अपनी आज़ादी को इस तरह कुर्बान मत करो,
बीवियाँ आज़ादी कैद कर लेती है। दूर बैठी राहुल की बीवी उसे घूरकर देखती तो वह मजाक में हंस देता था। हम बारात लेकर पहुँचे तो दुल्हन बन के सजी स्वरा को मेरे साथ बिठा दिया गया था। वह बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। शादी की रस्म पूरी हो गई और फिर दुल्हन के विदाई का समय हो गया और हम घर वापस आ गए। मुझे मेरे चचेरे भाइयों ने घेर लिया। रात होने लगी थी मगर उन्होंने मुझे दुल्हन के कमरे के अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी थी। रात को 11 बजे माँ ने सभी को घर भेज दिया और मुझे भी मेरे कमरे में भेज दिया था। मैं कमरे में गया तो स्वरा सुहागन की पल्लू में मेरे इंतज़ार में बैठी हुई थी। मैं उसके पास गया तो वह रोते हुए बोली, पिछले 2 घंटे से मेरे पेट में बहुत जोर का दर्द हो रहा है। अब दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा है। आप भगवान के लिए मुझे अस्पताल लेकर चलिए। मुझे स्वरा की बड़ी दया आ गई। मैं उसे संभालते हुए बाहर लेकर आया। अस्पताल में लेकर गया तो डॉक्टर ने इमरजेंसी में डिलीवरी वार्ड में दाखिल कर लिया था। यह देखकर मैं हैरान हो गया कि यह सब क्या हो रहा है। लगभग 4 घंटे में यूं ही बैठा रहा। तभी नर्स आकर बोली, मुबारक हो, आपके घर बेटा हुआ है। यह बात मेरे लिए बर्दाश्त के बाहर थी। ऐसे कैसे हो सकता था? इतना बड़ा धोखा। वह नर्स ने मेरे तरफ देखकर बोली, आपकी बीवी आपसे मिलना चाहती है। मैं नर्स के पीछे पीछे चल पड़ा था। बेड में स्वरा आराम से लेटी हुई थी। मेरा दिल कर रहा था कि थप्पड़ मार मार कर उसकी जान ही निकाल दूं। मैं बोला, स्वरा, किसका गुनाह लेकर तुम मेरे घर आई हो? तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आई इतना बड़ा धोखा देते हुए? हाँ, लेकिन तुम बेफिक्र रही। मैं जानता हूँ कि तुम जैसे धोखेबाज लोगों से कैसे निपटा जाता है। मैं तुम्हें अभी तलाक देकर आज़ाद कर दूंगा। मेरी यह बात सुनकर स्वरा के दिमाग में बिजली सी दौड़ गई थी। वह उठकर मेरे पास आई और मेरे कदमों में बैठकर रोने लगी और बोली, मुझे इस तरह अपनी ज़िंदगी से बेदखल मत कीजिए। मैं जानती हूँ मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हुआ है, लेकिन आप मुझे इस तरह दुत्कार देंगे तो मैं कहाँ जाऊँगी? आप मुझे सिर्फ 1 हफ्ते का समय दे दीजिए, तब तक मैं अपने ठिकाने का इंतज़ाम कर लूँगी। अगर आज आपने मेरी इज्जत बचा ली तो क़यामत के दिन भगवान आपकी मदद करेगा। स्वरा के इन शब्दों ने मुझे हिलाकर रख दिया था। हम रोज़ अपने जीवन में कितने ही गुनाह करते हैं, लेकिन भगवान उस पर पर्दा करके हमें बदनामी से बचा लेता है। तो मैं कौन होता हूँ अपने बीवी को यूँ सरेआम बदनाम करने वाला? मैं बोला, ठीक है स्वरा, 1 हफ्ते तक वक्त है तुम्हारे पास। स्वरा रोते हुए हंस दी थी। फिर बोली, आकाश, आप कभी भूलकर भी मेरे बेटे की शक्ल मत देखना, नहीं तो गजब हो जाएगा। अब भला मुझे बीवी के बच्चे से क्या मतलब था जो मैं उसकी शक्ल देखते रहता? इसलिए मैंने स्वरा से वादा कर लिया तो वह बिल्कुल बेफिक्र हो गई थी। अब सबसे ज़्यादा डर मुझे अपने घर वालों के सवालों का था कि भला उनसे क्या कहूँगा। शादी के पहली रात ही मेरे घर बच्चा कैसे पैदा हो गया? स्वरा शायद मेरी सोच में डूबी शक्ल देखकर समझ चुकी थी, इसलिए वह बोली, आकाश, अब घर वालों की बिल्कुल भी परवाह मत कीजिए, उन सबको मैं संभाल लूँगी। स्वरा की डिलीवरी नॉर्मल हुई थी, इसलिए डॉक्टर ने उसे डिस्चार्ज दे दिया था। हम दोनों सुबह जब घर पहुँचे तो लिविंग रूम में मेहमानों से भरा हुआ था। सब हमें देखकर चौंक गए थे, जबकि फिक्र के मारा मेरा बुरा हाल हो चुका था। माँ जल्दी से आगे बढ़ी और बोली, क्या बात है आकाश, तुम लोग कहाँ गायब हो गए थे? स्वरा आगे बढ़ी और बोली, माँ जी, रात को अचानक मेरा पानी पूरी खाने का मन हो गया था। मैंने आकाश से जिद की तो वह मुझे अपने साथ ले गए। फिर हम गार्डन चले गए तो गार्डन के पिछले हिस्से में हमें नवजात शिशु की आवाज़ आने लगी। हमने जल्दी से आगे बढ़कर देखा तो यह नन्हा सा बच्चा चादर में लिपटा हुआ बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रहा था, इसलिए मैं इसे अपने साथ घर ले आई हूँ। लिविंग रूम में मौजूद सब लोगों को जैसे सांप सूंघ गया था। माँ आगे बढ़ी और उन्होंने स्वरा के हाथ से बच्चा को ले लिया और बोली, आकाश, तुम जानते हो ना, यूँ मिलने वाले बच्चे गुमनाम बाप की निशानी होते हैं। तुम इस बच्चे को अपना नाम, अपनी मोहब्बत तो दे सकोगे ना? मैंने ना में सिर हिला दिया और बोला,
मैं कुछ नहीं जानता, आपकी बहू का यह कारनामा है। इतना कहकर मैं अंदर चला गया था। शादी के बाद वाला फंक्शन हमने कैंसिल कर दिया था और खाना अनाथ आश्रम में भेज दिया था। सब मेहमान अपने अपने घर लौट गए थे और मैंने भी वापस काम पर जाना शुरू कर दिया था। मैंने क्या सोचा था और क्या हुआ था। मेरी बीवी हर वक्त अपने बच्चे में उलझी रहती थी और यूँ अपने बेटे का चेहरा छुपाती थी जैसे वह कोई और ही हो। मैं परेशान सा रहने लगा था, जबकि राहुल और उसकी बीवी अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश थे। राहुल की बीवी पेटसी थी। स्वरा ने अपने बेटे का नाम रोहन रखा था। माँ भी रोहन के साथ घुल मिल गई थी। वह अक्सर मुझे समझाया करती थी, आकाश, अगर दिल बड़ा करके इस बच्चे को घर ले ही आए हो तो इसे यूँ दूरी मत बनाकर रखो। नेकी करने के बाद उसे दरिया में मत डालो। मैं माँ की बातों को एक कान से सुनकर दूसरे कान निकाल दिया करता था। मैं कपड़े की एक बहुत बड़ी फैक्ट्री चला रहा था। राहुल को भी मैंने उसी फैक्ट्री में काम पर रखा था और कुछ महीनों से मेरा काम इतना अच्छा नहीं चल रहा था, मगर अब तो जैसे काम में फुर्सत ही नहीं मिलती थी। मुझे लगने लगा था शायद यह सब उस बच्चे के आने की वजह से हुआ हो। स्वरा का यह बच्चा बहुत अच्छी किस्मत वाला है। मैं अब स्वरा को वापस जाने को नहीं कहता था कि कहीं फिर मुझे धंधे में नुकसान न सहना पड़े। मेरा दिल कहता था मैं स्वरा और उसके बच्चे को अपना लूं, मगर दिमाग इस बात के लिए राजी नहीं था। मैं इस किस्मत की औरत के साथ हरगिज अपने आगे की ज़िंदगी नहीं गुजार सकता था, जो शादी से पहले ही बच्चे को जन्म दे चुकी हो। मैं शाम को जब काम से घर लौटा तो स्वरा रो रो कर बुरा हाल कर के रखा हुआ था। वह बोली, रोहन बहुत ही बीमार है, उसे डॉक्टर के पास लेकर जाना है। मैं उन दोनों को डॉक्टर के पास लेकर गया था। डॉक्टर ने दवा दी और घर वापस भेज दिया। बच्चा दवाई पीकर सो गया था। मुझे भी नींद आ गई थी। न जाने मैं कितनी देर यूं ही सोता रहा। फिर मेरी आँख रोहन के रोने से खुली थी। मैं उठकर बैठ गया तो स्वरा को इधर उधर तलाश करने लगा, मगर वह कमरे में नहीं थी। मैंने बच्चे को देखा तो वह अपने चेहरे पर पड़े कपड़े की वजह से परेशान हो रहा था। वह उस कपड़े को अपने नन्हे नन्हे हाथों से हटाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह उसमें कामयाब नहीं हो रहा था। पहले तो मैंने सोचा स्वरा को बुला लेता हूँ, मगर फिर ख्याल आया ऐसे छोटे बच्चे से क्या दुश्मनी की, उसके चेहरे से कपड़ा भी ना हटा पाऊँ। मगर फिर स्वरा की कही हुई बात आज फिर मेरे कानों में गूंजने लगी कि बच्चे की शक्ल नहीं देखना, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। मैंने सिर झटक दिया और सोचा जो होगा देखा जाएगा, और मैंने हिम्मत करके बच्चे के चेहरे से कपड़ा हटा दिया था। यह देखकर तो मेरे कदमों तले से जमीन ही निकल गई थी, क्योंकि वह तो हूबहू मेरे जैसा था। ऐसा लग रहा था जैसे रोहन मेरी ही फोटोकॉपी हो। इतने में कमरे का दरवाज़ा खुला और स्वरा अंदर आ गई कि वह मुझे और रोहन को साथ बैठा देखकर हक्का बक्का रह गई थी। वह भागती हुई मेरे पास आई और बोली, आपने यह क्या कर दिया? मैं उसकी तरफ देखता ही रह गया और बोला, स्वरा, मुझे यह बता, यह बच्चा किसका है? तुमने मुझसे शादी से पहले कब और किससे शादी की थी, या फिर शादी के बिना ही जन्म दिया है? इसे मैं एक एक बात जानना चाहता हूँ। स्वरा बोली, आकाश, आप सच बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। मैं दहाड़कर बोला, जब मैं शादी से पहले ही रात को बच्चे लेने वाले बच्चे को बर्दाश्त कर सकता हूँ, तो यकीन मानो कुछ भी बर्दाश्त कर सकता हूँ। स्वरा गहरी सोच में पड़ गई। ऐसा लग रहा था कि मानो फैसला नहीं कर पा रही थी कि सच बताए कि झूठ। फिर हिम्मत करके बोली, आकाश, यह आपका बच्चा है। मैं हंस पड़ा और बोला, स्वरा, मुझे मालूम है तुम जैसे औरतें इसी तरह से जवाब देके बात को दूसरे पर थोपना चाहती है,
लेकिन मैं अब कोई भी बकवास बात नहीं सुन लूँगा। मैं सब कुछ सच सच जानना चाहता हूँ। और याद रखो, अगर तुमने मुझसे झूठ बोला तो मैं तुम्हें तलाक दे दूँगा। स्वरा रोने लगी और बोली, आकाश, आप मुझ पर यकीन करें, यह सच में आपका ही बच्चा है। मुझे स्वरा अच्छी लगने लगी थी, इसलिए मैंने कभी उसकी मर्जी के खिलाफ सवाल नहीं पूछा था। लेकिन आज मैंने यह सवाल पूछ ही लिया था, तो उसका झूठ सुन के तो मैं दंग रह गया। स्वरा, तुम एक जीते जाते इंसान पर झूठा इल्ज़ाम कैसे लगा सकती हो? तुम यकीन करो, मैं जितना प्यार तुमसे करता था उतना ही प्यार हमेशा करूँगा, मगर एक शर्त है, तुम मुझे सब कुछ सच सच बता दो। स्वरा रोते हुए बोली, आकाश, मैं आपसे झूठ नहीं बोल रही हूँ। मेरा दिमाग घूमने लगा था। मैं उसे कमरे में छोड़कर बाहर आ गया था। मैं सोचने लगा था कि इतनी प्यारी और मासूम से लगने वाली लड़की कितनी चालाक निकली है। मैं तो यहाँ तक सोचने लगा था कि जिस लड़की ने 9 महीने तक अपना पाप अपने माँ बाप और दूसरे लोगों से छुपा कर रखा था, वह तो सब कुछ कर सकती थी। मैंने फैसला से घड़ी तक पहुँच चुका था। मैंने पक्का इरादा कर लिया कि मैं स्वरा को तलाक देकर ही रहूँगा, क्योंकि झूठे इंसान पर जरा भी भरोसा नहीं किया जा सकता। इंसान की सिर्फ जबान ही नहीं, सब कुछ होती है। जब वह अपनी जबान ही सही पास ना कर सके तो पीछे बचता ही क्या है। लेकिन रोहन वह मेरे जैसा क्यों था? उसकी शक्ल मुझसे इतनी क्यों मिलती थी? मैं अपनी सारी दोस्ती आयात करने लगा था। कॉलेज के ज़माने में मेरी कई लड़कियों के साथ दोस्ती रह चुकी थी, लेकिन असल में तो वह सिर्फ मेरे अच्छे दोस्त और कुछ नहीं। अब 5-6 सालों से मैंने किसी लड़की से बात भी नहीं की थी। फिर यह सब कैसे मुमकिन हो सकता है? यह भी तो हो सकता था कि स्वरा सच्ची कह रही हो, मगर कैसे? मैंने सोच लिया था कि जैसे ही मेरे सामने स्वरा का सच आ जाएगा, मैं उससे अलग हो जाऊंगा। रात को जब मैं घर लौटा तो मैंने स्वरा की तरफ ध्यान ही नहीं दिया था और सोने के लिए लेट गया था। रोहन सारी रात रुक रुक कर रो रहा था। 4 घंटा पहले स्वरा ने मुझे झिंझोड़ कर डाला था। वह गुस्से में बोली, पहले तो आपको मालूम नहीं था कि यह बेटा आपका है। जब सभी मालूम पड़ा तो आप मुझे इस तरह से बात नहीं कर सकते, और मुझे उम्मीद भी नहीं थी। यह बच्चा सारी रात बुखार से तप रहा था, मगर आपको उस पर जरा सी भी दया नहीं आई। मैं गुस्से से बोला, दवा पिला दो उसको, मेरा सिर मत खाओ। स्वरा बोली, सारी रात 4-4 घंटे बाद मैं इसे दवा पिलाती रही हूँ। इसका बुखार उतरना होता तो कब का उतर गया होता। आप हमें अस्पताल ले चलो। मुझे बच्चे पर तरस आ गया तो मैं उन दोनों को अस्पताल लेकर पहुँच गया। नर्स ने उस पर इलाज करना शुरू कर दिया। 12 घंटे के बाद उसका बुखार उतर गया था। डॉक्टर ने दवा देकर उसे डिस्चार्ज दे दिया। मेरे दिल में विचार आया कि क्यों ना मैं इस बच्चे का डीएनए टेस्ट करवा लूँ। अगली बार जब स्वरा मिलेगी और बोलेगी कि रोहन तुम्हारा बेटा है, तो यह उसके मुंह पर दे मारूंगा। तब तो उसे मजबूर होकर सच बताना ही पड़ेगा। मैंने स्वरा से छुपकर उस बच्चे का डीएनए टेस्ट भी करवा लिया था। रिपोर्ट कल मिलने वाली थी। हम घर पहुंच चुके थे। रोहन के बुखार का जोर अब टूट चुका था। वह सारा दिन आराम से खेल रहा था। मैं कल की बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था, और आखिरकार इंतज़ार की घड़ी खत्म हो गई और नए दिन का सूरज निकल आया। सुबह 11 बजे मुझे लैब से कॉल आ गया था कि आप आकर टेस्ट की रिपोर्ट लेकर जाएं। मैं धड़कते दिल के साथ लैब में पहुंचा। वह रिपोर्ट पढ़ने के बाद ही मैं सच में अचरज में पड़ गया था। मेरा और रोहन का डीएनए मैच हो रहा। यह साबित हो चुका था कि वह मेरा ही बेटा था। मेरा दिमाग घूमने लगा था। मेरे सिर में इस कदर दर्द होने लगा था कि मुझे जगह से उठना भी मुश्किल हो रहा था। जब जरा सा संभला
तो मैं घर के लिए निकल पड़ा ताकि स्वरा से पूरी हकीकत जान सकूं। मैं जब घर पहुंचा तो माँ और स्वरा साथ में बैठकर किसी के बारे में बात कर रही थी। मुझे देखकर चौंक गई। मैंने वह रिपोर्ट स्वरा के मुंह पर दे मारी थी। मैं बोला, इस रिपोर्ट से साबित हो चुका है कि रोहन मेरा ही बेटा है। अब तुम ही बताओ यह सब कैसे है और कैसे हो सकता है। मैंने तुम्हें पहली बार शादी के दिन ही देखा था। उससे पहले मैंने तुम्हें जानता तक नहीं था। फिर यह सब कैसे हुआ? माँ बोली, आकाश यह रिपोर्ट सच है, तुम ही इसके बाप हो। मैं माँ की तरफ हैरानी से देखने लगा और बोला, आप भी इसके साथ उसके झूठ में शामिल है? मेरे सिर में ज़ोर से दर्द होने लगा था। मुझे चक्कर आने लगे थे और मैं चक्कर से नीचे गिर गया था। जब होश आया तो मैंने खुद को अस्पताल के बेड पर पाया था। मैं सोती जाती तकलीफ में था। जैसे लग रहा था कि मैं गाड़ी चला रहा हूँ और कोई तेज़ तर्रार ट्रक मेरे गाड़ी से टकरा गया था और फिर मुझे अस्पताल लाया गया था। फिर मैंने दोबारा आंखें बंद की तो मेरे सामने शर्मिली सी स्वरा खड़ी थी और कह रही थी, मुबारक हो, मैं पेट से हूँ, आप बाप बनने वाले हैं। मैंने झट से आँख खोल दी तो सामने स्वरा और माँ खड़ी थी। माँ मेरे बालों में उंगलियाँ फेरने लगी और बोली, बेटा आज से 1.5 साल पहले मैं तुम्हारी शादी बड़ी धूमधाम से कर दी थी। तुम बहुत खुश थे क्योंकि स्वरा तुम्हारी ही पसंद थी। तुम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे और फिर स्वरा पेट से हो गई। तुम दिन रात बच्चे के आहट में खुश रहने लगे थे। हर तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ थी। फिर एक दिन फैक्ट्री से आवाज़ आ रही थी, तभी तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया। तुम कोमा में चले गए थे। तुमने 9 महीने तक एक लाश की तरह गुजारे थे और फिर तुम भगवान की दुआ से ठीक होकर घर आ गए थे। लेकिन तुम्हारी याददाश्त खो चुकी थी। तुम स्वरा को भूल चुके थे। तुम जब घर वापस लौटे तब स्वरा को मारने पीटने लगे थे। तुम उसे अपने कमरे से भगा देते थे। उसके लिए यह मारपीट अच्छी नहीं थी क्योंकि वह पेट थी। उसके बच्चे को नुकसान पहुंचने का खतरा था और फिर तुम्हारी तबीयत भी इसकी वजह से ठीक ना होती। इसलिए मैंने स्वरा को उसके मायके भेज दिया। तुम्हें हर रोज़ याददाश्त वाली और जख्म भरने वाली दवाइयाँ खिलाता था, यह कहकर कि तुम्हारे गुर्दों में तकलीफ़ है। हालांकि तुम तो बिल्कुल ठीक थे। भगवान की कृपा से तुम बिल्कुल ठीक हो गए। राहुल की शादी के बाद जब तुमने अपनी शादी की रट लगा दी तो मैं समझ नहीं पा रही थी कि मैं क्या करूं। इसलिए मैं तुम्हें टालती रही और फिर सोच विचार करके मैंने गिने चुने रिश्तेदारों को बुलाकर स्वरा को मैं दोबारा दुल्हन बनाकर लाई। यह सब कुछ हमने तुम्हें ठीक होने के लिए ही तुमसे छुपा के रखा था। मैं माँ की बातें सुनकर अजीब से हालात से गुजर रहा था और फिर स्वरा ने मुझे वह सारी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ दिखा दी थी जिसमें हमारी शादी हुई थी। मैं कोमा में था और सब कुछ भगवान की मेहरबानी थी जो मैं कोमा से बाहर निकल आया था। तो फ्रेंड्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।